हेलो एवरीवन। आज की क्लास रहने वाली है बहुत ही खास। आज हम करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि है नेशनल जीके के क्वेश्चंस। एक पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस नेशनल जीके के आए हैं वो सारे इस क्लास में कवर हो जाएंगे, जो कि आपकी हरियाणा पुलिस एसएससी ग्रुप सी और डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आप सभी, होप से सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी एस्पिरेंट्स में। आपको पता ही चल गया है कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड है, हमारे नेशनल जीके से। और नेशनल जीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम्स में। एचएसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें 15 से 20 क्वेश्चन एक एग्जाम एक पेपर में आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन एक बहुत बड़ी वेटेज है, लेकिन अगर हम नेशनल जीके को देखें तो वो भी बहुत बड़ी है। दैट मीन्स हरियाणा जीके अपने आप में बहुत ही छोटी है। दूसरे स्टेट्स के साथ हम कंपैरिजन करें, जैसे राजस्थान का देख लिया, यूपी का देख लिया, लेकिन हरियाणा जो जीके हैं वो बहुत ही छोटी है और हर एचएसएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को, सीरियस एस्पिरेंट्स को क्या होती है, वो लर्न होती है लगभग मोस्ट ऑफ, और इजी है, हार्ड भी नहीं है। क्या है, इजी है। लेकिन जो नेशनल जीके है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके आपका आ जाता है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है उसको भी कई बार कवर कर लेता है एग्जामिनर। तो जो स्टैटिक जीके है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कई बच्चे इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। मान लो किसी ने हिस्ट्री कर ली तो किसी की पॉलिटी रह गई। तो ऐसे मैं तो यही कहूँगी कि प्रत्येक बच्चा ना अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। थोड़ा सा वॉइस को इग्नोर करना, गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्रत्येक बच्चा अपना जो है सिलेबस कम्प्लीटली कवर करे। लेकिन अगर किसी का नहीं हो पाता है तो PYQ ज़रूर करें। किसी भी कारणवश अगर किसी का कोई सब्जेक्ट रह गया है, मान लो किसी का ज्योग्राफी रह गया, किसी का इकोनॉमिक्स रह गया, किसी ने ये करके छोड़ दिया कि इको के 1-2 क्वेश्चन आते हैं मुझे क्यों ही करने हैं, ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन आते हैं मुझे क्यों ही करने हैं, अब छोड़ दिया है, तो मैं तो यही कहूँगी कि जिससे कि हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में 1 ही महीना भी नहीं बचा है आपका। तो इस तरीके अब इस टाइम पर आपको वो नई बुक नहीं छेड़नी। अब आप PYQ कर लो। PYQ से आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि पीछे कैसे क्वेश्चन आए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। तो और उससे रिलेटेड जैसे कि मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगी तो 20 × 5 कर लो। एक क्वेश्चन के साथ कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है कि 5 क्वेश्चन और अलग अलग तरीके के निकल कर आ जाते हैं। तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं वो आप PYQ से, यानी कि इस तरीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो देखकर आप अपना रिवीजन कर सकते हो। जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया उनके लिए रिवीजन वीडियो हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो अपना एफर्ट्स और डाल दो, एग्ज़ाम तक जी जान लगा दो अपनी। तो चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अकबर की फौज को हराकर किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पहले जो राजा थे ना, जब किसी को हरा देते थे, कोई बढ़िया काम कर देते थे, तो क्या कर देते थे, उपाधि धारण करते थे लगभग विक्रमादित्य की। और विक्रमादित्य और बेताल की कहानियाँ तो कई बच्चों ने सुनी भी होगी, हमने भी सुनी थी छोटे थे तब। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी, बी है हेमचंद्र, सी है राणा प्रताप एंड डी है पृथ्वीराज चौहान। इसका राइट ऑप्शन है बी, हेमचंद्र, जिसको कि हेमू भी बोलते थे। हेमचंद्र जिसको कि हेमू भी बोलते थे। 1556 में, कब, 1556 में अकबर और हेमू का युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू का युद्ध हुआ था। उसमें क्या हुआ था, जो अकबर की मुगल फौज थी ना उसको हरा दिया था इन्होंने। अकबर की मुगल फौज को हरा दिया था और हराने के बाद क्या लिया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम खालिस्तान में लागू हुआ। ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन 3 2013 एंड 4 2010। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि जो एक्ट है फूड की सिक्योरिटी के लिए, वो कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2013 में। डेट के साथ भी आ सकता है, तो क्या लिखोगे, 5 जुलाई 2013, याद रख लेना। थोड़ा सा दिमाग में कोई बार चीज़ें ना सुनी हुई भी हमें एग्जाम में दिख जाती है। 5 जुलाई 2013। इसके तहत जैसे ये आपने देखा होगा ना कि आपके
जो अभी राशन कार्ड बने हैं उनमें जो आपके घर की फीमेल है 18+ फीमेल, जो कि आपके घर की सबसे बड़ी महिला है, उसको क्या बना दिया गया, प्रमुख बनाया गया है, वो इसी के तहत किया गया है। ठीक है। और इसमें ग्रामीण लेवल के 75% और शहरी 50% लोगों को शामिल कर लिया गया है, यानी कि देश की 2/3 जनता को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम से आमना सामना होता है तो नाम को निम्नलिखित क्रम में खोजता है। ठीक है। कह रहा है कि जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान, मान लो आप किसी किसी प्रोग्राम में किसी एक चीज़ को ढूंढ रहे हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, तो आमना सामना होता है तो किस क्रम में खोजता है, यानी कि उसका खोजने का जो सर्चिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है। देखो ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया बीच में, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था ये जीके का क्वेश्चन है, पर चलो मैं बता देती हूँ, मुझे पढ़ा हुआ है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। अगर आप किसी भी कंप्यूटर में कमांड देते हो किसी भी चीज़ को ढूंढने की, तो वो किस तरीके से ढूंढेगा। वैसे तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके तहत ये काम करता है, जैसे कि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, जैसे कि पाइथन काम करती है ऐसे। इसमें क्या होता है, वेरिएबल स्कोप्स होती हैं, मतलब कई तरीके से चीज़ें ढूंढी जाती हैं। एक तरीका है ढूंढने का LEGB, LEGB। इसकी LEGB 4 वर्ड हैं जो बताते हैं LEGB। L मीन्स लोकल, E मीन्स इनक्लोजिंग, G मीन्स ग्लोबल और B मीन्स बिल्ट इन। जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो पहले वो लोकल, यानी कि जो फाइल्स आपके सामने अभी खुली हुई है, यानी कि जिन पर काम चल रहा है, पहले वो उनमें ढूंढता है, लोकल वर्तमान में जो फंक्शनिंग में है उसमें वो ढूंढता है। ई मतलब इनक्लोजिंग, दैट मीन्स बाहरी फंक्शन में है, बाहरी फंक्शन में इन जो प्रेजेंट में फंक्शन में थी वो लोकल के तहत जिनको उनको ढूंढेगा। इनक्लोजिंग उसके बाद बाहरी फंक्शन पर जाएगा और उनमें आपने जो सर्च किया है उसको ढूंढेगा। ग्लोबल, ग्लोबल मतलब उसने लोकल में ढूंढ लिया, इनक्लोजिंग में ढूंढ लिया, नहीं मिला, अब वो टॉप लेवल पर इसकी छानबीन करेगा, टॉप लेवल पर जाकर उसको ढूंढेगा। और अगर टॉप लेवल पर भी नहीं मिला तो बिल्ट इन, बिल्ट इन मतलब पहले से बिल्ट इन कंप्यूटर के अंदर, पहले से जो कंप्यूटर के अंदर पहले से जो बिल्ट इन प्रोग्राम होते हैं, कुछ प्रोग्राम आपके फ़ोन में कंप्यूटर में ना पहले से बिल्ट इन आते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर, तो उनमें जाकर उसको ढूंढता है। अगर LEGB के बाद भी आपको वो नहीं मिलता, नॉट फाउंड आता है, तो क्या आता है आपका, एरर। क्या आता है, एरर। तो ऑप्शन अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अब ध्यान से देखना। अगर आपको मैंने इंग्लिश में बताया क्योंकि मैंने LEGB से याद कर रखा था। अब आप L मतलब लोकल, लोकल मीन्स स्थानीय होता है, वैसे आप इसमें भी देख सकते हो। देखो आपका क्वेश्चन पहला लोकल आना चाहिए, तो ग्लोबल B ऑप्शन कट हो गया और C कट हो गया, बिल्ट इन है, A और D रह गया। उसके बाद क्या बताया था, E से इनक्लोजिंग बताया था, इनक्लोजिंग यहाँ पर आ गया ग्लोबल, तो ये भी कट हो गया। राइट ऑप्शन इज D, राइट ऑप्शन इज D, यानी कि लोकल, लोकल के बाद इनक्लोजिंग फंक्शन, देन ग्लोबल एंड देन बिल्ट इन। राइट ऑप्शन इज D। सबसे पहले लोकल में ढूंढेगा, फिर इनक्लोजिंग फंक्शन, फिर ग्लोबल एंड देन बिल्ट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, किस आर्टिकल के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया है या देता है। तो ऑप्शन ए इज 370, ऑप्शन बी 382, ऑप्शन सी 371 एंड ऑप्शन डी 372। राइट ऑप्शन इज ए। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। कब पता है, हमारा जब 1947 में, जब हम 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, तब ये हमारा पार्ट नहीं था। 17 अक्टूबर 1949 को ऐड किया था जम्मू एंड कश्मीर को संधि के तहत। ठीक है। और उससे पहले लेकिन ऐड होते हुए भी, हमारे संविधान, हमारे भारत का हिस्सा होते हुए भी, जम्मू एंड कश्मीर का अपना क्या था, संविधान था, खुद का संविधान था। कोई हमारे नहीं मानता था, वहाँ पर हमारा कोई रूल रेगुलेशन नहीं लागू था, उसका खुद का संविधान था और खुद का राष्ट्र ध्वज था। किसका, जम्मू और कश्मीर का। लेकिन 5 अगस्त 2019 को
5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अभिन्न अंग बन गया। और अब क्या है, जम्मू और कश्मीर क्या है, यूटी है। ठीक है, क्या है, यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान हैं। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर है। अनुच्छेद ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषिद्ध है। ओके। ऑप्शन डी, आर्टिकल 19 है उपाधियों का उन्मूलन। देखो ये मैंने ना पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैंने अच्छे से मौलिक अधिकार बताए हुए हैं एक एक, और याद भी करवाए हुए हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। तो 14 में क्या था, समानता, किसके समान, विधि के समान, विधि के समान सब समान है। तो विचार करने को कहा गया है, इसके ऑप्शंस देखेंगे तब पता चलेगा। तो ये क्या कह रहा है, सभी समान है तो सही है, ठीक है। 16 क्या कह रहा है, सार्वजनिक रोजगार। मैंने कहा था 16 की उम्र में, मैंने उसमें समझाया था 16 की उम्र में आपको क्या हो जाता है, पद की ये होने लग जाती है कि मैं कहीं नौकरी लग जाऊँ। 16 साल में बच्चे नेवी एयरफोर्स में जाने भी लग जाते हैं। तो 16 में क्या है, पद यानी कि रोजगार में समान अवसर। 17 में बताया था अस्पृश्यता, छुआछूत निषिद्ध है, यानी कि दंडनीय अपराध है, ये बताया था, ठीक है। आर्टिकल 19 उपाधियों का उन्मूलन, ये गलत है, ये आर्टिकल 19 में नहीं था, ये किस में था, 18 में था। 19 में क्या थी, स्वतंत्रता, याद आ गई ना, स्वतंत्रता थी। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो इसमें ऑप्शन देखना, ऑप्शन ए है 1 और 4, देखो 4 तो पहले ही गलत है तो ये तो कट गया। बी है 2 और 4, ये भी कट गया। और सी है 1 2 और 4, ये भी कट गया। तो ऑप्शन बच गया डी, 1 2 और 3, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। देखो जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था, आपको पता है पहले बहुत अकाल पड़ते थे, बहुत बहुत दिन, 10-10 साल, लेकिन अब देख रहे हो अभी आप और हम, मैंने नहीं देखा है कोई अकाल, ना मैंने सुना है अभी। तो उस समय ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ क्रांति लाई जाती है। दूध में बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति आई, फसलों को बढ़ावा देने के लिए खाद्यान्न क्रांति आई, ऐसे एक नीली क्रांति आई थी। ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है तिलहन फसलें, बी है सब्जी फसलें, सी है दुग्ध फसलें और डी है मछली। राइट ऑप्शन इज डी, मछली। मछली का किस में रहती है, पानी में रहती है ज़्यादातर। हम मछली का कलर भी नीला ही एज्यूम करके है होता है। तो मछली किससे संबंधित है, नीली क्रांति से संबंधित है। मछली उत्पादन को जो है बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति आई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी, ये पूछा जा सकता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये लागू किया गया था। कब हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना? 1985 से 1990, 1985 से 1990 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति लाई गई थी। जैसे कि दुग्ध उत्पादन में आपको पता है किसने कौन थे हमारे दुग्ध उत्पादन के जनक, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वैसे ही नीली क्रांति के जनक कौन थे, किसी ने तो शुरुआत की होगी ना। नीली क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, डॉक्टर हीरालाल चौधरी। डॉक्टर हीरा, ऐसे याद रखना, समुद्र से हीरा भी याद निकालते हैं ना, और समुद्र में क्या रहती है, मछली रहती है। तो हीरालाल चौधरी, सॉरी। और डॉक्टर अरुण कृष्णन, डॉक्टर अरुण कृष्णन, एक का नाम कृष्णन है, तो कृष्ण भगवान भी का रंग भी कैसा था, नीला था। और हीरा कहाँ मिलता है, समुद्र में मिलता है, नदियों में उसमें मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो कृष्णन, हीरा और नीली क्रांति मछली से संबंधित है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन के कौन थे, वर्गीज कुरियन। कौन थे दुग्ध उत्पादन के, वर्गीज कुरियन, ठीक है। और तिलहन किससे संबंधित है, पीली क्रांति से। तिल पीली क्रांति से, दालों से संबंधित है, ये तिल से संबंधित नहीं, दालों से संबंधित है। पीली क्रांति, दालें आप याद रखना, दाल जैसे चने की दाल है, ये कैसी होती है, मूंग की दाल है, पीली होती है। तो पीली क्रांति तिलहन, तिलहन फसलें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया। यानी कि मोहम्मद गजनी ने थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में एक स्थान है, पर खालिस्तान ईस्वी में आक्रमण किया, सॉरी शासन ने। ऑप्शन ए 1054, ऑप्शन बी 1014, ऑप्शन सी 1263, ऑप्शन डी 1492। राइट ऑप्शन इज 1014। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, ये याद रख लेना, पूछा जाता है कई बार, 17 बार, 18 बार, 19 बार, ऐसे
17 बार किए थे, और थानेसर पर कब किया था? 1014 बार। जो चक्कर स्वामी की की जो मूर्ति थी उसको भी गजनी ही लेकर गया था। इसका उद्देश्य यहाँ पर बसना नहीं था। मोहम्मद गजनी का उद्देश्य यहाँ पर भारत पर बसना नहीं था। इसका उद्देश्य था लूट। क्या थी? लूट, भारत को लूटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत खालिस्तान बन गया। जैसे ही भारत की स्वतंत्रता अधिनियम, भारत का अधिनियम बना था उस 1947 में, वो जैसे ही पारित हुआ वैसे ही भारत क्या बन गया? ऑप्शन ए गणतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन सी डोमिनियन राज्य, और ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष राज्य। राइट ऑप्शन इज सी, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट। अब डोमिनियन स्टेट क्या है? कई पता है इस पर क्या टिक लगा के आएंगे? इन्होंने तो धर्मनिरपेक्ष लगा दिया, मुझे नहीं पता कैसे लगा रखा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 1947 का नाम देकर ना लोकतांत्रिक लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान, तो वो गणतांत्रिक को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक लगा के आएंगे। क्या दिया था? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया था भारत को 1947 को, जब भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया था। डोमिनियन स्टेट का क्या मतलब होता है? डोमिनियन स्टेट, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं होता तब तक जो ब्रिटिश राजा थे, ब्रिटिश सम्राट थे, उनका वो ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख रहेगा जब तक लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, यानी कि 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत क्या रहा? डोमिनियन स्टेट रहा। यानी कि जब तक नहीं लागू होगा तब तक कौन रहेगा? ब्रिटिश सम्राट ही वहाँ का संवैधानिक प्रमुख रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं आएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य है बिल्कुल भी, ये तो पता नहीं कैसे सोच के लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा, शीत युद्ध सुना होगा ना, ठंडी लड़ाई। ऑप्शन ए, यह एक आदर्शवादी युद्ध है। ऑप्शन बी, यूएसएसआर और अमेरिका सीधे युद्ध में सीधे शामिल थे। ऑप्शन सी, यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच के प्रतिस्पर्धा है। यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ है। पूछा है कौन सा क्वेश्चन? ये पूछा गलत है। देखो, शीत युद्ध क्या होता है? मतलब दिखाई नहीं देगा लेकिन युद्ध चल रहा है। मतलब घर में देखते हो ना, सास बहू दिखेगी नहीं लेकिन वो उधर मुंह फुलाए रहेगी और वो उधर मुंह फुलाए, सेम इस केस में होता है शीत युद्ध। मतलब कि डायरेक्ट कोई हमला नहीं होता, लेकिन दोनों जो देश हैं वो क्या रहते हैं? एक दूसरे से अनबन रहते हैं। वो उसका सामान नहीं लेगा, वो उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा, वो उस पर। तो ये एक आदर्शवादी युद्ध है। देखो, है आदर्शवादी है, मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब हथियार नहीं ले रहे, उसमें लोग नहीं मर रहे हैं, ये है। यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। अगर सीधे ही शामिल हो गए तो शीत युद्ध कैसे हुआ? सीधे शामिल होने मतलब डायरेक्ट आ गए, डायरेक्ट नहीं आए। अभी क्या है, दुनिया को नहीं पता, वैसे चल रहा है। दुनिया को पता भी चलेगा तो वो क्या नाम देगी? शीत युद्ध, कि चुपचाप चुपचाप कर रहे हैं। ठीक है, सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा है, नहीं, ये तो शीत युद्ध की विशेषता है। सोवियत, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में ऐसा चलता रहता है। विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ है, ये भी शीत युद्ध के लिए भी सही है। तो राइट ऑप्शन है बी, वो सीधे नहीं आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए। एक होते हैं लोकसभा के चुनाव, एक होते हैं विधानसभा के चुनाव, एक होते हैं आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव। ये सभी चुनाव है जो इंडिया में होते हैं, और आपके राज्यसभा के भी। तो इनमें कितनी आयु चाहिए? इसमें पूछा है लोकसभा, तो लोकसभा के लिए ऑप्शन ए 22 वर्ष, बी 24 वर्ष, सी 25 वर्ष एंड डी 30 यानी कि 30 वर्ष। राइट ऑप्शन इज सी, 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए ही 25 वर्ष आयु है, 25 वर्ष आयु है। राज्यसभा और विधान परिषद, जिन स्टेट में विधान परिषद है उनमें, जिनमें नहीं है उनमें नहीं होगा। कितने स्टेट में विधान परिषद है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए आयु कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का अगर कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। कितनी होनी चाहिए? 35 साल। और अगर किसी को अपने गांव को सरपंच बनना है तो कितनी आयु चाहिए? 21 ईयर। और अगर आपको कुछ नहीं बनना, आप सिर्फ वोट दोगे तो कितनी आयु चाहिए? 18 ईयर। ठीक है, आपको मैंने चारों बता दी।
इसमें आप देख लो, राज्यसभा पूछ सकता है, लोकसभा पूछ सकता है, विधानसभा, विधान परिषद और आपके सरपंच बनने की और वोटिंग की, यानी कि एक क्वेश्चन से हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। ये क्वेश्चन है तो हरियाणा जीके का, पर अब आ गया तो मैं करवा देती हूँ। खालिस्तान को मिनी क्यूबा, अभी तो आप सभी को पता होगा क्योंकि सभी न्यूज़ देखते हो। मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए भिवानी, इसमें ऑप्शन पढ़ने का मतलब नहीं। ए ऑप्शन भिवानी, दैट मीन्स भिवानी। भिवानी से अधिकतम संख्या में क्या निकलते हैं? मुक्केबाज। भारत में 90% मुक्केबाज कहाँ से निकलते हैं? भिवानी से। भिवानी का है हरियाणा में, हरियाणा जी के क्वेश्चन है। नेशनल में भी पूछ सकते हैं। मिनी क्यूबा क्यों कहा जाता है? क्यूबा एक ऐसा देश है जहाँ से बहुत ज़्यादा एथलीट निकलते हैं और ऐसे ही भिवानी डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं, इसलिए भिवानी को क्या कहा जाता है? मिनी क्यूबा कहा जाता है। जगदीश सिंह ने एक अपनी एकेडमी बनाई हुई है, बॉक्सिंग एकेडमी, और वहाँ से क्या निकलते हैं? बहुत सारे बच्चे ओलंपिक में पहुंचे हैं। 2008 में पहली में पहुंचे थे बीजिंग ओलंपिक में। कौन पहुंचे थे? विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा और रुबेला खालिस्तान द्वारा होता है। नेशनल जीके का मान सकते हो और साइंस का मान सकते हो। नॉर्मल जानकारी है, कोई जरूरी नहीं है कि ये साइंस का क्वेश्चन हो, लेकिन कॉमन सेंस पता होनी चाहिए, यानी कि नेशनल जीके में भी आ सकता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा एंड डी कवक। खसरा और रुबेला किससे होने वाले हैं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विषाणु से, वायरस से होने वाली बीमारियां है खसरा और रुबेला। रुबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है, जर्मन खसरा। इनसे बचने के लिए एक टिक्का लगाया जाता है जिसको बोलते हैं MR टिक्का, MR का, MR मीजल्स रूबेला। क्या नाम है इसका पूरा? मीजल्स रूबेला। ये टिक्का लगाया जाता है खसरा और रूबेला से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर एक चादर सी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल एंड ऑप्शन डी वायुमंडल। राइट ऑप्शन इज डी वायुमंडल, डी वायुमंडल। वायुमंडल में जो है क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाली लेयर है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल और उसके बाद चौथी है बहिर्मंडल। इसको अच्छे से करके चले जाना अपने टॉपिक देख के, इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग। समताप मंडल में क्या मिलती है? ओजोन लेयर। ये सबसे है 18 से 32 किलोमीटर तक है शायद ये, नहीं सॉरी 0 से 18, और ये उसके बाद 18 से 50 समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है। देखो ग्रह, ग्रह नहीं पूछ रहा, आंतरिक ग्रह पूछ रहे हैं। चलो मैं आपको पहले बता देती हूँ, इनर और आउटर, यानी कि आंतरिक ग्रह। जो सूर्य के सबसे नज़दीक के 4 ग्रह है। हमारे ग्रह कितने हैं टोटल? टोटल लिखे मैंने, इनर नहीं लिखे, ये 4 है। इनर तो कितने हैं? 4। टोटल बताओ मुझे। टोटल प्लेनेट है 8, इनर 4, आउटर 4, सूर्य के नज़दीकी 4 ग्रह, सॉरी ग्रह, आंतरिक ग्रह, और जो सूर्य से दूर है वो बाह्य, आउटर ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो नज़दीक कौन कौन से हैं? सूर्य के नज़दीक कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध अत्यंत नज़दीक है इसलिए, उसके बाद शुक्र, सबसे अत्यधिक गर्म पूछे तो कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी जिस पर सबसे जीवन है, इसके बारे में सबको पता है। मंगल क्या है? कैसा ग्रह है? लाल ग्रह कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये है कि उन से ग्रह, ये पेड़ ढूंढ लो आप इसमें। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति नहीं आएगा। बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, शनि भी नहीं आएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ऑप्शन राइट, डी इज राइट ऑप्शन। बृहस्पति नहीं आएगा इसलिए ये भी गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे बाह्य तो 4 जो बच गए वो बाह्य ग्रह होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सूरजमुखी प्रारोपण के खालिस्तान प्रकार का एक उदाहरण है।
सूरजमुखी अप्रारोपण। ऑप्शन ए सीमांत अप्रारोपण, ऑप्शन बी मुक्त केंद्रीय अप्रारोपण, ऑप्शन सी शीर्षीय अप्रारोपण एंड डी आधारीय अप्रारोपण। सूरजमुखी जो है वो आधारीय अप्रारोपण का एक प्रकार है। आधारीय अप्रारोपण मतलब इसका जो ओवरी है उसके ओवल्स के लगे रहने का क्रम या व्यवस्था को क्या कहते हैं? अप्रारोपण कहते हैं। ठीक है, तो ये आधारीय अप्रारोपण है सूरजमुखी। इस तरीके के क्वेश्चन आप पता है नहीं मिलेंगे पढ़ने को किसी भी बुक्स में, तो ये PYQ से करके जाओ। अगर नेक्स्ट बार रिपीट करता है एग्जामिनर और आप नहीं करके जाते, फिर आपकी गलती बनती है। मान लो पहली बार आया एग्जाम में और फिर कोई बच्चा नहीं करता, तो वो 99% ऐसा लगा कर चलो कि कोई भी बच्चा उसको नहीं पढ़ के गया, क्योंकि इतनी डेप्थ में कोई नहीं पढ़ के जा सकता। लेकिन एक बार आ चुका है तो उससे रिलेटेड आसपास की चीज़ें पढ़ लो ना, फिर आपकी गलती बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? पतन मतलब यहाँ पर वो व्यापार के लिए जो यूज होता है, बंदरगाह वगैरह वो। ठीक है, हाँ। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी गालीबंगन, ऑप्शन सी हड़प्पा एंड ऑप्शन डी राइट। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन पूछ रहा है, राइट ऑप्शन इज डी लोथल। कहाँ है लोथल? गुजरात में, याद रखना कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? यही पूछ लेते हैं कई बार तो, अगर बहुत आसान पूछना होता है। राजस्थान, काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? रावी रावी नदी के तट पर। ये कई बार पूछता है, ये दाएं बाएं भी पूछ लेता है, रावी नदी के कौन से तट पर है। ठीक है, ये अपना करके जाना पेपर। तो एक पेपर में जितने आपके नेशनल जीके के क्वेश्चन बनते थे, 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 20 होते हैं, किसी में 18 होते हैं, किसी में 22 होते हैं, वो मैंने एक पेपर के क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको। इन सभी क्वेश्चंस की मैं आपको PDF दे दूंगी, आप अपना चेक कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखने के बाद चेक कर लो कि हाँ मैंने कितने क्वेश्चन ठीक किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले करके जाने चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पक्का पक्का करके जाने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। आपकी एक लाइक, एक कमेंट मुझे आगे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हेल्प। थैंक यू।